बुढ़ापे में जिस जर्जर लकड़ी के घर को लोग कचरा समझते हैं, वही घर कार्ल ने जवानी में सिर्फ $100 में खरीदा था और आज डेवलपर उसी घर के लिए 10 अरब की कीमत लगा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी रकम सुनकर भी यह जिद्दी बूढ़ा टस से मस नहीं होता। मजदूर आगे बढ़कर समझाने की कोशिश करते हैं, मगर कार्ल हाथ में माइक उठाकर सीधे डेवलपर को खरी खोटी सुना देता है। इसी हंगामे में बुलडोजर से उसकी मूर्ति टूट जाती है और गुस्से में कार्ल मजदूर के सिर पर छड़ी दे मारता है। खून ऐसे बहता है जैसे टमाटर की चटनी निकल आई हो। बस यही एक मौका डेवलपर को चाहिए था। वे बूढ़े को कोर्ट में घसीट लेते हैं और फरमान जारी होता है कि 3 दिन के अंदर उसे वृद्धाश्रम जाना होगा, वरना जानबूझकर हमला करने के जुर्म में जेल भेज दिया जाएगा। हालात इतने बिगड़ जाने के बाद भी कार्ल पीछे हटने को तैयार नहीं होता, क्योंकि यह घर उसके लिए सिर्फ लकड़ी और कीलों का ढांचा नहीं है। कार्ल का सपना बचपन से ही एडवेंचर करने का था। उसे सबसे ज्यादा मजा रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर इधर उधर घूमने में आता था। एक दिन यूं ही भटकते हुए वह इसी लकड़ी के घर में घुस जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक टॉम बॉय लड़की एली से होती है। एली भी कार्ल की तरह एडवेंचर की दीवानी थी। उसने इस घर को अपना सीक्रेट बेस बना रखा था और सपने देखती थी कि एक दिन यही घर उड़ाकर पूरी दुनिया घूमेगी। एली कार्ल को भी अपने जैसा बैज पहनाती है और कहती है कि आज से वे दोनों साथ ही हैं। ये छोटी सी मुलाकात मासूम दोस्ती में बदल जाती है। कई रातों में एली चुपके से कार्ल की खिड़की पर चढ़ आती है, कंबलों से बने टेंट में बैठकर उसे अपनी कीमती एडवेंचर बुक दिखाती है। दोनों वादा करते हैं कि एक दिन साथ में दुनिया घूमेंगे और इस घर को सबसे खूबसूरत जगह पैराडाइज फॉल्स के पास ले जाकर बसाएंगे। एली की किताब में कई पन्ने खाली थे, क्योंकि वह बहुत सी जगहों पर जाना चाहती थी, और कार्ल दिल पर हाथ रखकर कसम खाता है कि वह उसे आखिरी दम तक पूरा करेगा। कार्ल ने कभी झूठ नहीं बोला। बचपन की दोस्ती से लेकर शादी तक दोनों ने उसी पुराने लकड़ी के घर को खरीदा, और अभी सूट और शादी का जोड़ा उतरा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी एक नई यात्रा पर निकल पड़ी। दोनों ने मिलकर अपने घर को सजाना शुरू किया। छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी को प्यार से संवारते रहे, मेल बॉक्स तक को साथ बैठकर रंगा, और एक दूसरे के और करीब रहने के लिए एली जहां नौकरी करती, कार्ल वहीं पास में गुब्बारे बेचने लग जाता। फुर्सत के पल्लों में दोनों खुले मैदान की घास पर लेटकर भविष्य के सपने बुनते। कार्ल कहता उसे एक बच्चा चाहिए, और एली मुस्कुराकर मना कर देती, क्योंकि वह तो ढेर सारे बच्चों का सपना देखती थी। बातों को सच मानकर दोनों ने बच्चों का कमरा भी सजा दिया, लेकिन जिंदगी ने अचानक करवट ली। एली मां नहीं बन सकती थी। पत्नी की उदास पीठ देखकर कार्ल ने बचपन की वही एडवेंचर बुक निकाली और दिल से तय कर लिया कि वह उसे जरूर पैराडाइज फॉल्स दिखाएगा। दोनों ने पैसे जोड़ने शुरू किए, रोज एक एक सिक्का। लेकिन हर बार जब गुल्लक भरने वाली होती, कोई न कोई मुसीबत आ जाती। कभी कार का टायर फट जाता, कभी कार्ल चोटिल हो जाता, कभी पेड़ गिरकर घर तोड़ देता, और हर बार जमा पैसे टूट जाते। समय यूं ही बीता गया। दोनों के बाल सफेद हो गए, चेहरों की रौनक भले कम हो गई, लेकिन उनका प्यार और गहरा हो गया। दिन में साथ काम, रात में साथ नाचना, यहाँ तक कि खिड़कियां साफ करते वक्त भी दोनों बिना बोले एक दूसरे को समझ लेते। एक दिन कार्ल की नजर एली की बचपन की एडवेंचर फोटो पर पड़ी, और उसे अचानक सब याद आ गया। इस बार उसने देर नहीं की, 2 टिकट खरीदे। सोचा बूढ़ी उम्र में ही सही एली को सरप्राइज देगा, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर रास्ता रोक लिया। बीमारी ने एली को बिस्तर से बांध दिया। अस्पताल के कमरे में सफेद बालों वाली एली ने वही एडवेंचर बुक कार्ल के हाथ में थमाई। उसकी हथेली थामे थामे चुपचाप हमेशा के लिए सो गई। उस दिन के बाद कार्ल पूरी तरह अकेला रह गया। वह खाली चर्च में बैठा रहा, फिर गुब्बारे थामे अकेले घर लौटा। समय आज तक आ पहुंचा। कार्ल रोज की तरह उठता है, कॉफी बनाता है, बर्तन सलीके से सजाता है, पूरे घर की सफाई करता है, लेकिन अब दुनिया से रंग जैसे गायब हो चुके हैं, और अब एक छोटी सी झड़प की वजह से उसे जबरदस्ती वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, उसी घर से दूर जिसमें उसकी पूरी जिंदगी बसती है। लकड़ी के घर के सामने खड़े होकर कार्ल ने एली की एडवेंचर बुक निकाली। एक एक पन्ना पलटे हुए वह वहीं रुक गया जहां पैराडाइज फॉल्स की तस्वीर बनी थी। उसने अलमारी पर रखी पत्नी की फोटो को देखा, दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स को निहारा, और एक बार फिर सीने पर हाथ फेरकर एली से वादा किया। अगली सुबह जब वृद्धाश्रम के कर्मचारी उसे लेने पहुंचे, तो उनके सामने आंगन में भरे हाइड्रोजन सिलेंडर थे और उस लकड़ी के घर से बंधे अनगिनत रंग बिरंगे गुब्बारे। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला, और कार्ल का घर गुब्बारों के सहारे आसमान में उठ गया। उसने तय कर लिया था, अब वह हर हाल में एली का सपना पूरा करेगा। जैसे जैसे घर ऊपर जाता गया, कार्ल ने मुस्कुराते हुए एली की फोटो को चूम लिया। ऐसी गुब्बारों वाली उड़ान का सपना तो बहुतों ने देखा होगा, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। कार्ल ने हैरानी से झरोखे से झांका। बाहर तो बस खुला आसमान था। दरवाजा खोलकर इधर उधर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने एक मोटा सा लड़का खड़ा था। पता चला उसका नाम रसेल है, एक छोटा सा वॉलंटियर जो समाज सेवा के लिए आया था, और किस्मत ऐसी कि घर उड़ने से पहले वह यहीं फंस गया। इस ऊंट पटांग बच्चे ने कार्ल का सिर दर्द बढ़ा दिया।
कार्ल ने उसे रस्सी से नीचे उतार कर घर भेजने की सोची, लेकिन आधे रास्ते में ही लड़का गायब हो गया। मामला काफी खतरनाक था, इसलिए कार्ल को यह आइडिया छोड़ना पड़ा। कुछ ही देर में गुब्बारे तेज तूफान में फंस गए। कार्ल खिड़की के पर्दों से दिशा बदलने की कोशिश करता रहा, लेकिन आंधी बारिश ने सबको हिलाकर रख दिया। एली की फोटो को बचाने के लिए कार्ल जमीन पर गिर पड़ा और बेकाबू गुब्बारे धीरे धीरे अंधेरी रात में बारिश के साथ गुम होते चले गए। अगली सुबह रसेल की आवाज से कार्ल की नींद खुली। खिड़की खोली तो बाहर साफ नीला आसमान था। रसेल ने अपने छोटे से नेविगेशन डिवाइस से बताया कि वे पैराडाइज फॉल्स के पास पहुंच चुके हैं। वह खुशी खुशी इतराने ही वाला था कि गलती से डिवाइस खिड़की से बाहर गिर गया और रसेल का चेहरा उतर गया। कार्ल ने बिना वक्त गंवाए गुब्बारों की रस्सी काट दी ताकि घर नीचे उतरे। जैसे ही घर नीचे आया, एक विशाल पहाड़ पास से गुजर गया और झटके से कार्ल और रसेल बाहर जा गिरे। सामने एक पाइप दिखा। कार्ल ने पूरी ताकत से उसे पकड़ने की कोशिश की और रसेल उछलकर कार्ल के जूते से लिपट गया। मौत के मुंह से निकलते हुए दोनों किसी तरह घर को थामने में कामयाब हो गए। चट्टान के किनारे रसेल पूरी जान लगाकर पीछे खींचता रहा। तभी कार्ल ने पलट कर देखा और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। बादल छंट चुके थे और सामने वही नजारा था जिसका उसने पूरी जिंदगी सपना देखा था। पैराडाइज फॉल्स, नीचे गिरता पानी, उसके बीच झलकती इंद्रधनुष की धार और दूर तक फैला ऐसा सुकून जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। पैरों के नीचे तैरते सफेद बादल ऐसे लग रहे थे जैसे रुई की मिठाइयां हों। कार्ल बार बार एली की छोड़ी हुई तस्वीरों से सामने के नजारे को मिलाता, फिर वही तस्वीरें पास खड़े रसेल को दिखाकर जोश में पैराडाइज फॉल्स के किस्से सुनाने लगता, जैसे एली यहीं कहीं खड़ी हो। रसेल का मानना था कि वे घर को घसीटते हुए झरने तक ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ ही कदम चलते चलते वह थककर जमीन पर पसर गया। कार्ल ने जेब से चॉकलेट निकालकर उसे दी ही थी कि तभी पास की झाड़ियों से एक अजीब सा बड़े मुंह वाला जीव निकल आया। कार्ल तो डर ही गया, लेकिन वह रंग बिरंगी लंबी सी चिड़िया निकली जिसे रसेल ने खुशी खुशी केविन नाम दे दिया। केविन को रसेल से ऐसी दोस्ती हुई कि दोनों तुरंत घुल मिल गए। कार्ल उसे साथ ले जाना नहीं चाहता था, मगर केविन ने बदले में उसके गुब्बारे खाने शुरू कर दिए। कार्ल की सारी अकड़ निकल गई और बड़बड़ाते हुए उसे पीछे पीछे चलने देने पर मजबूर हो गया। थोड़ी दूर आगे धुंध में उन्हें इंसान सा कुछ दिखा। पास जाकर देखा तो 2 पत्थर निकले, लेकिन कार्ल ने साफ इंसानी आवाज सुनी थी। तभी पता चला कि वह एक बोलने वाला कुत्ता है। गले में बंधा एक खास कॉलर उसे इंसानों की तरह बोलने की ताकत देता था। उसका नाम डग था। डग ने बताया कि वह एक खास मिशन पर था, रास्ता भटक गया और यहाँ बड़े पक्षी केविन को पकड़ने आया है। कार्ल तो मन ही मन चाहता था कि यह झंझट अपने साथ केविन को भी ले जाए, लेकिन रसेल को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। केविन के साथ साथ उसे यह बोलने वाला कुत्ता भी पसंद आ गया था और वह दोनों को साथ ले चलने पर अड़ गया। रसेल को नहीं पता था कि उसी वक्त किसी और के भेजे हुए शिकारी कुत्ते भी केविन की तलाश में निकल चुके हैं और वे डग जितने सीधे नहीं थे। दूसरी तरफ कार्ल भी डग और केविन से छुटकारा पाने की जुगत लगाने लगा। उसने अपनी छड़ी पर लगा टेनिस बॉल निकालकर दूर फेंक दिया। डग उसे पकड़ने भाग गया और केविन को कार्ल ने चॉकलेट का लालच देकर दूसरी ओर भेज दिया। मौका मिलते ही कार्ल रसेल को लेकर खिसक लिया। लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे लगा कि अब सिर से बोझ उतर गया है। वह जैसे ही बैठकर सांस लेना चाहता है, पलट कर देखता है तो डग और केविन पहले से वहीं मौजूद थे। रात को दोनों आग के पास बैठकर बातें करते हैं। कार्ल रसेल से कहता है कि वह केविन की हिफाजत करे ताकि डग का मालिक उसे पकड़ कर न ले जाए, और रसेल से बाकायदा कसम भी खिलवाता है। लेकिन अगली ही सुबह जिस केविन की रक्षा की कसम खाई गई थी, वही कार्ल के घर की सब्जी फल उठाकर अपने बच्चों को खिलाने घोंसले की तरफ भाग जाता है। और तभी एक बार फिर मुसीबत आ टपकती है। डग के कॉलर के सिग्नल के सहारे असली दुश्मन के भेजे हुए दूसरे शिकारी कुत्ते भी वहां पहुंच जाते हैं। शिकारी कुत्ते बिना कुछ कहे कार्ल और रसेल को घेरते हुए उन्हें उसी रास्ते से वापस चलने पर मजबूर कर देते हैं। चलते चलते वे एक गहरे डरावने से गुफा के मुहाने तक पहुंच जाते हैं। हालात ऐसे बन चुके थे कि बस अब दोनों फंसने ही वाले थे। तभी गुफा के भीतर से एक इंसानी आवाज गूंजती है। सामने आता है चार्ल्स मंट्श, वही शख्स जो दशकों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अपने बचपन के हीरो को सामने देखकर कार्ल की आंखें चमक उठती हैं। वह दौड़कर उससे हाथ मिलाता है और मंट्स बड़े प्यार से उसे अपने एयरशिप पर आने का न्योता दे देता है। रास्ते में मंट्स अपनी ट्रॉफियां और नमूने दिखाता है, लेकिन इन चमकदार चीजों के पीछे अनगिनत बेजान हड्डियां छिपी होती हैं। वो जानवर जो कभी जिंदा थे। अपनी खोई हुई शोहरत वापस पाने के जुनून में मंट्स सालों से एक ही मकसद के पीछे पागल हो चुका था, किसी भी तरह केविन को जिंदा पकड़ना। बरसों की यह सनक अब उसे पूरी तरह निर्दयी बना चुकी थी। जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे बेरहमी से मार देता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी योजना में रुकावट बन रहा था।
सच्चाई सामने आते ही कार्ल का दिल दहल जाता है। वह बिना देर किए रसेल को साथ लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केविन कार्ल के घर की छत पर लौट आता है और दोनों को ढूंढते हुए आवाज लगाता है। केविन की आवाज सुनते ही मंट्स का चेहरा बदल जाता है। वह अपने कुत्तों को तुरंत आदेश देता है। उधर डग की मदद से कार्ल और रसेल रास्ता बदल कर भागते हैं, लेकिन इंसान की टांगें भला शिकारी कुत्तों से कैसे तेज हों। जैसे ही पकड़ में आने वाले होते हैं, केविन आखिरी उम्मीद बनकर सामने आता है। वह दोनों को चोंच में उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है और पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। भागते हुए एक चट्टान से टकराने पर जोरदार झटका लगता है और रसेल हवा में उछलकर नीचे लटक जाता है, मगर रस्सी से बंधा होने की वजह से बच जाता है और भागने का सिलसिला जारी रहता है। केविन उन्हें एक ऊंची चट्टान तक ले आता है और छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंचने ही वाला होता है कि कुत्तों का सरदार उस पर झपट पड़ता है और उसकी लंबी टांग को दांतों में जकड़ लेता है। दर्द से तड़पते हुए केविन उसे नदी में फेंक देता है। वे चट्टान पार तो कर लेते हैं, लेकिन केविन की टांग बुरी तरह जख्मी हो जाती है और वह आगे नहीं चल पाता। केविन को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए कार्ल और रसेल एयरशिप का पीछा करते हैं, लेकिन जाल फेंककर केविन को पकड़ लिया जाता है। कार्ल जैसे ही उसे आजाद करने आगे बढ़ता है, मंट्स आग लगा देता है। पल भर में कार्ल के सामने दो रास्ते खड़े हो जाते हैं। एक तरफ केविन, दूसरी तरफ उसकी उड़ती हुई जिंदगी, उसका घर। उसी वक्त दीवार से एली की तस्वीर नीचे गिरती है और टूटने की आवाज कार्ल के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ती है। फैसला वहीं बदल जाता है। वह केविन को छोड़कर अपने घर को बचाने दौड़ पड़ता है। जब तक वह आग बुझाता है, मंट्स केविन को लेकर गायब हो चुका होता है। एक बार फिर कार्ल उसी मोड़ पर खड़ा है जहां सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। रसेल केविन को बचाने जाना चाहता है, लेकिन घर का गुब्बारों वाला सिस्टम अब जवाब देने लगा है और हालात पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। कई गुब्बारे पहले ही फट चुके थे और अगर हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म होने से पहले वह पैराडाइज फॉल्स नहीं पहुंचा तो एली की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। रसेल के बार बार रोकने के बावजूद कार्ल अकेले ही घर को घसीटते हुए झरने तक ले आता है। थका हारा उलझा हुआ कार्ल सोफे पर बैठकर एली की एडवेंचर बुक खोलता है और पैराडाइज फॉल्स वाला पन्ना सामने रख देता है। कम से कम इतना तो वह कर ही पाया था, लेकिन जैसे ही वह किताब बंद करने वाला होता है, उसकी नजर अंदर के पन्नों पर जाती है और वह सन्न रह जाता है। असल में एली का सपना तो बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। हर पन्ना उनकी साथ बिताई जिंदगी से भरा था। छोटी छोटी खुशियों की तस्वीरें, हर फोटो में मुस्कान, हर पल में अपनापन। कार्ल धीरे धीरे पन्ने पलटता है। हर साल एक दूसरे का जन्मदिन मनाते हुए जवानी से बुढ़ापे तक का सफर, वही छोटी सी कार जिसमें बैठकर वे बाहर जाया करते थे। भले ही वे दुनिया घूमने नहीं जा पाए, लेकिन उनकी जिंदगी सादी, सच्ची और खुशहाल थी। उसी पल कार्ल को समझ आता है कि असली एडवेंचर तो एली से मिलना था। वही उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा थी। सोफे पर बैठी एली की मुस्कुराती तस्वीर को देखते हुए उसके दिल में अजीब सा सुकून भर जाता है, जैसे बस यही काफी हो। आखिरी पन्ने पर एली ने लिखा था, मेरे साथ इस सफर के लिए शुक्रिया, अब तुम अपनी अगली यात्रा शुरू करो। कार्ल का दिल खुल जाता है। वह तय करता है कि अब केविन को बचाना ही होगा। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। रसेल अकेले ही गुब्बारों के सहारे उड़ता हुआ एयरशिप की तरफ बढ़ रहा था। वह बेवकूफ बच्चा सच में अकेला सब कुछ करने निकल पड़ा था। घबराया हुआ कार्ल पूरी ताकत लगाकर घर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह टस से मस नहीं होता। गुस्से में वह दरवाजे के पास रखा सूप गिरा देता है और उसी पल उसके दिमाग में बात साफ हो जाती है। जिंदगी असल में पकड़ने और छोड़ने का नाम है। कार्ल एक एक करके घर का सारा कीमती सामान बाहर फेंकने लगता है। फर्नीचर, तस्वीरें, यादों से भरी चीजें, सब कुछ। आखिर में वह गुल्लक भी बाहर फेंक देता है जो कभी उसके सपनों की निशानी थी। जैसे जैसे सामान कम होता जाता है, घर हल्का होकर फिर से ऊपर उठने लगता है। उसका सबसे प्यारा सोफा वहीं जमीन पर रह जाता है, लेकिन कार्ल का दिल दोबारा उड़ान भर चुका था। दरवाजा खोलते वक्त उसे डग भी दिखता है जो पीछे छूट गया था, लेकिन इस बार डग को अपना असली साथी मिल चुका था। अब सब कुछ साफ था। कार्ल अपनी नई यात्रा के लिए तैयार था। दूसरी तरफ रसेल हेयर ड्रायर की मदद से एयरशिप के अंदर घुस जाता है, लेकिन वहां मौजूद खूंखार कुत्ते उसे तुरंत देख लेते हैं। ज्यादा देर नहीं लगती और रसेल को बांधकर चार्ल्स मंट्स के सामने पेश कर दिया जाता है। मंट्स उससे पूछताछ करता है, शक जताता है कि वह कोई साजिश रच रहा है, लेकिन जिद्दी रसेल कुछ भी मानने से इनकार कर देता है। उसी वक्त कार्ल गुब्बारों के सहारे वहां पहुंच जाता है और देखता है कि रसेल को एयरशिप से नीचे फेंका जा रहा है। हालात की नजाकत समझते हुए वह तुरंत पानी की लंबी पाइप निकालकर नीचे उछल
उछाल देता है, फिर अपनी छड़ी के सहारे फिसलता हुआ बाहर कूद पड़ता है। मौत के बिल्कुल करीब कार्ल रसेल को पकड़ लेता है। वह तुरंत डग को आवाज देता है और पाइप को खींचने के लिए कहता है। कुछ ही पलों में उड़ता हुआ घर उनके पास आ जाता है। कार्ल रसेल को घर के अंदर सुरक्षित कर देता है और सख्त लहजे में कहता है कि अब वह चुपचाप वहीं रहे और कोई नई मुसीबत न खड़ी करे। वेंटिलेशन शाफ्ट से गुजरते हुए कार्ल केविन तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके नीचे ढेर सारे कुत्ते पहरा दे रहे होते हैं। कार्ल सोच में पड़ जाता है। तभी डग उसे इशारा करता है। कार्ल पिंजरे पर जोर से दस्तक देता है। कुत्ते उधर भागते हैं और वह टेनिस बॉल फेंक देता है। सारे कुत्ते बॉल के पीछे दौड़ पड़ते हैं। मौका मिलते ही कार्ल केविन को आजाद कर देता है। जैसे ही वे भागने लगते हैं, पीछे से मंच तलवार लेकर झपटता है। डग तुरंत उस पर कूदता है, लेकिन मंच से उसे लात मारकर बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह कार्ल पर वार करता है। कार्ल अपनी छड़ी से बचाव करता रहता है। 2 80 साल के बूढ़े आपस में भिड़े होते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों हांफने लगते हैं। कार्ल तो अपनी नकली दांत तक निकालकर हमला कर देता है। उधर डग गलती से कंट्रोल लीवर से टकरा जाता है और एयरशिप डगमगाने लगता है। जोर का झटका लगता है, कांच टूटा है और कार्ल बाहर जा गिरता है। वह किसी तरह एयरशिप के बाहर लटक जाता है। उसी वक्त रसेल घर को उड़ाते हुए मदद के लिए ले आता है। केविन और डग किसी तरह उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी गोलियों की बौछार से कई गुब्बारे फट जाते हैं और घर नीचे गिरने लगता है। पीछे मंच गोली चला रहा था। घर सबको लेकर गिरने ही वाला था कि कार्ल पूरी ताकत से पाइप पकड़ लेता है और सबको कूदने के लिए चिल्लाता है। मंच अंदर घुसकर केविन को पकड़ना चाहता है, लेकिन ऐन मौके पर कार्ल चॉकलेट फेंक देता है। केविन जैसे जोश से भर जाता है और रसेल ऑफ डग को लेकर बाहर निकल आता है। मंच से पीछा करने दौड़ता है, मगर गुब्बारों की रस्सियों में उलझ जाता है। रस्सी टूटती है और वह गहराई में गिरता चला जाता है। कार्ल सबको खींचकर वापस एयरशिप पर ले आता है। दूर नीचे गिरते हुए अपने प्यारे घर को देखकर उसके दिल में हल्की सी कसक उठती है। रसेल पूछता है कि क्या उसे बहुत बुरा लग रहा है। कार्ल मुस्कुरा देता है। अब वक्त आ गया था एक नई यात्रा शुरू करने का।